दिल्ली में एक बार फिर से बम की धमकी दी गई है। द्वारका और नोएडा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, मदर मैरी और संस्कृति स्कूल में बम की धमकी मिली है। इसके अलावा वसंत कुंज स्थित डीपीएस और साकेत के एमटी में भी बम की धमकी दी गई है। वहीं द्वारका और अशोक विहार स्थित प्रिंस स्कूल में भी धमकी मिली है। यह धमकी स्कूल को एक ईमेल के जरिए दी गई है। दिल्ली पुलिस स्कूल में तलाशी कर रही है। अब तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कई स्कूलों में बम की धमकी मिली है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि कल से अब तक कई जगहों पर मेल भेजा गया है और ये उसी पैटर्न पर लग रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात कांग्रेस और आप पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से ऐसे मौके पर मुलाकात की जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पर तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव का 2 चरण संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कांग्रेस आप गठबंधन को मजबूत करने और अपने चुनाव कैंपेन के तहत भी ये मुलाकात खास मान रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि पार्टी संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं भाजपा और पीएम मोदी भी धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अब पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर एक बार फिर हमला किया। पीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब तक वह जीवित हैं, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में पार्टी ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को देकर राज्य को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया। वो कहते हैं ना, दूसरों की गलती नज़र पर अपनी कमी पीठ पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। उसने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आदेश की अवहेलना की याचिका डाली, जिस पर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल 2 जजों जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने मामले की सुनवाई के दौरान आईएमए को भी कुछ नसीहत दी। पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो आईएमए को अच्छा लगा, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कमियों की तरफ इशारा किया तो आईएमए तिलमिला उठा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन ने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बेवजह ही नसीहत दे डाली, क्योंकि उसके सामने यह मामला था ही नहीं। पतंजलि आयुर्वेद का पक्ष रख रहे वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट के आईएमए अध्यक्ष का यह बयान बताया तो शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसके लिए आईएमए को भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद से आईएमए अध्यक्ष के बयान को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश देते हुए अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल करने को भी मंजूरी दी है। कांग्रेस ने 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने बड़ा दावा खेलते हुए गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया। गुरुग्राम में राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के राव इंदरजीत से होगा। बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने हरियाणा में पहली लिस्ट के तहत हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को, सिरसा से कुमारी शैलजा, करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराज को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ने की तैयारी में जुटे भोजपुरी फिल्मों के स्टार पवन सिंह को लेकर कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया। बिहार भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पवन सिंह पर पार्टी के बदलते मूड की झलक दिखाते हुए कहा कि वे भगोड़ा हैं और काराकाट में राष्ट्रीय जनता दल के एजेंट हैं। भोजपुरी सुपरस्टार और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा था, पवन सिंह राष्ट्रवादी हैं, उनके छोटे भाई जैसे हैं और वो उनको समझा लेंगे, लेकिन लगता है कि बात नहीं बन पा रही। पवन सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। मनोज तिवारी हालांकि पश्चिमी चंपारण में भाजपा सांसद संजय जायसवाल के खिलाफ निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे यूट्यूबर मनीष कश्यप को मनाकर भाजपा में लाने में कामयाब रहे थे। टीवी शो अनुपमा में रूपाली गांगुली को इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्री बना दिया। इस सीरियल में रूपाली गांगुली अनुपमा का रोल निभा रही हैं।
जो अपनी दमदार एक्टिंग से घर घर में छाई हैं। 2020 में कोरोना महामारी के बीच शुरू हुए इस शो ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले और सबसे ज्यादा देखा भी गया, और अब ये दर्शकों का सबसे चहेता शो बन गया। इस शो की वजह से रूपाली गांगुली हमेशा चर्चा में बनी रहती है। हालांकि इस वक्त उनके चर्चा में आने की वजह है उनका राजनीति में आना। जी हाँ, सही सुना आपने, रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी का साथ थाम लिया है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। रूपाली गांगुली ने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। एक्ट्रेस विनोद तावड़े और अनिल बलूनी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल किए और जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता को बेहद अहम है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पूरा देश सवाल उठा रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव से चंद दिन पहले ही एक प्रमुख विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें वह लोकसभा चुनावों में प्रचार ना कर पाए। पूरा देश जानता है कि यह बीजेपी की साजिश है और इसका जवाब वोट से दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के आरोपों में घिर गई हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मारिया आलम ने फर्रुखाबाद के कायमगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है। मारिया आलम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा था कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आपको वोट जिहाद करना होगा। मारिया आलम के साथ ही इस मामले में सलमान खुर्शीद भी घिर गए हैं, जो उस वक्त मंच पर थे। बता दें, मारिया आलम रिश्ते में खुर्शीद की भतीजी लगती हैं। एफआईआर में खुर्शीद का नाम शामिल है। दोनों पर आईपीसी के सेक्शन 188 और 295A के तहत केस दर्ज हुआ है। मारिया आलम ने मुस्लिमों से विवादित अपील करते हुए कहा था, साथ मिलकर वोट जिहाद करिए, समझदारी से और चुपचाप फैसला लें, भावनाओं में ना बहें। भाजपा को सत्ता से बाहर करने का यही रास्ता है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल कहा जा रहा है कि अमेरिका में गोल्डी बराड़ की गोली लगने से मौत हो गई। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के फेयरमॉन्ट और होल्ट एवेन्यू में बीती मंगलवार शाम 5:25 पर कई गोलियां एक साथ मारी गई। गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था। इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाश आए और गोलियां मारकर चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधिकारी लेस्ली विलियम्स ने बताया कि 2 व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाला सिद्धू मूसेवाला का कथित कातिल गोल्डी बराड़ है। घटना के बाद बराड़ के विरोधी गैंगस्टर अरस डल्ला व लखबीर ने गोल्डी को मरवाने की जिम्मेदारी ली है। दोनों ने दावा किया है कि गोल्डी को उन्होंने दुश्मनी के चलते गोलियां मरवाई हैं। फिलहाल लॉरेंस या अन्य किसी भी गैंगस्टर की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।